बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 12th क्लास की लेक्चर के सीरीज़ का आगाज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर जो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देती है। तो मैग्नेट्स के इर्द गिर्द वो ख़ास एरिया या वो रीजन जहाँ से वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़कर आए। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास एक जो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लाइक अर्थ या सन, इसके इर्द-गिर्द भी एक ऐसा ज़ोन या एक ऐसा एरिया मौजूद होता है कि जिस ज़ोन या एरिया के अंदर-अंदर रहते हुए ये क्या करता है कि अपनी जो इसके पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, उसको एक्ट करवाता है किसी दूसरे मास के ऊपर। इसी ज़ोन या इसी एरिया को हम ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते हैं। यानी कि एरिया अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ या सन, जहाँ से इसका ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो शुरू होता है या वो एक्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको हम ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते हैं। ठीक है, पहली बात समझ आ गई है? ओके। नंबर 2, किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करते हैं। ये याद रखिए कि ये जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, जिसमें चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात थी, इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से रिप्लेस कर लें और चार्ज को आप मैस से रिप्लेस कर लें तो कंसेप्ट सारे ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है, तो जहाँ जिस तरह से हमने वो कहा था कि चार्ज के गिर्द इमेजिनरी लाइंस कंसीडर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसी तरह से किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के गिर्द आप इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करें जो कि रिप्रेजेंट करती हैं उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये लाइंस हम क्यों कंसीडर करते हैं? क्यों कंसीडर करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि उस मैसिव ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द नंबर 1 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके इर्द गिर्द इमेजिनरी लाइंस को कंसीडर करते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अगर आप इस मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए देखें जिसका मैस m है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी फील्ड लाइंस मैंने इसके इर्द गिर्द ये ग्रीन कलर से ड्रा की हैं, ये सारी की सारी इनवर्ड आ रही है, रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इन्वर्ट से मेरी मुराद ये है कि देखें ना, अगर इस फील्ड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस बनता है ना, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है ये एक इनवर्ड रेडियस बन रहा है, यानी रेडियली इनवर्ड लाइंस आ रही है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अट्रैक्टिव फील्ड है। समझ आ गई? इसकी पहली सिग्निफिकेंस या पहली बात इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की क्या है, यानी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते कि ये रेडियली इनवर्ड होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव फील्ड है। नंबर 2, अगर आप देखें तो अर्थ के इर्द गिर्द जैसे जैसे ये दूर कहीं इन्फिनिट डिस्टेंस से अर्थ के नज़दीक आती जानी है, आप अर्थ भी कंसीडर कर सकते हैं, जनरली कोई मैस हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्लेनेट इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ये फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होती जा रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगी, इनके एक दूसरे के नज़दीक होने का ये मतलब होता है। वो जितनी एक दूसरे से दूर होंगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? वीक होगी, विच मीन्स के जितना आप अर्थ के नज़दीक रहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे यानी आल्टीट्यूड हाइट पे जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाएगी, जिसको इंशाल्लाह हम लोग ये वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड इसमें डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो हमारा जो मेन कोर टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका कुछ टच हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर दे दिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है वो जहाँ पे स्ट्रांग होंगी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जहाँ पे वो दूर होंगी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया है तो वो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की सूरत में डिस्कस किया है। अब जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, वो हम इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए कंसीडर करें कि मेरे पास एक सोर्स मैस है m, इसकी
ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने कोई पॉइंट मैस रखा हुआ है, ये छोटा सा है, ठीक है। पॉइंट मैस क्या होता है, जिस तरह से हमने पॉइंट चार्ज को डिफाइन किया था ना, कि इतने स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जो कि सोर्स चार्ज की फील्ड को मुतासर ना करे, इफेक्ट ना करे, उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इतना स्मॉल मैस रखने वाला एक ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स मैस की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको इफेक्ट ना करे, या इसका मैग्नीट्यूड अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम पॉइंट मैस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास एक सोर्स मैस है m, और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है एक पॉइंट मैस स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो कैपिटल M है यानी सोर्स मैस है, ये इस पॉइंट मैस को इफेक्ट करेगा, यानी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इस इंटरेक्शन के नतीजे में एक फोर्स जनरेट होगी। फोर्स जनरेट होने से मुराद यही है कि बेसिकली ये इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, चूँकि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, तो ये इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू ma से। यहाँ से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो सकता है, F डिवाइडेड बाई m। अब चूंकि यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लग रही है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, लिहाजा इस फोर्स को आप रिप्लेस कर लें Fg से, तो A इज इक्वल्स टू Fg ओवर ए। अब इस साइड को, ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड बन रही है, इसको आप पढ़ सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा वो कंसेप्ट जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की थी। वहाँ पे आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई पर यूनिट चार्ज, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे एफ ई को हमने एफ जी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो चार्ज के बजाय हमारे पास मैस है, तो ये फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट है, उन्हीं को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते जाएं तो आपके पास ये सेम एनालॉजी बनती है। सही है साहब, समझ आ गई ये बात? अब ये जो जी आपके पास बनेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी का फार्मूला बन जाएगा एफ जी डिवाइडेड बाई एम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। और इसी सूरत में चूंकि एफ ओवर एम करके तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो इस सूरत में ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्विवेलेंट ही। और अगर आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, जिसकी जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ इस सारी डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स है, यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? वो पहली बात उसमें ये है कि आपके पास ये जो ग्रेविटी है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ज़ाहिर है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप एफ जी बाई एम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्शन की बात कर ले तो डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? फार्मूला देख ले तो मैस तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिफाइन हो रहा है फोर्स और मैस के साथ, तो मैस स्केलर हो जाएगा, तो पीछे वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ही बचती है। तो विच मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मौजूद होगा, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की भी वही डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, और इसी टॉपिक में लास्टली वो आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा है कि जब भी हम अर्थ या किसी भी प्लेनेट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो उसको हमने यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर करना है, ठीक है। वैसे अगर आप नॉर्मली देखें ना, तो अर्थ की अगर आप सरफेस की बात करें तो उसमें देखें तो हाइट्स भी मौजूद है, डेप्थ्स भी मौजूद है। लेकिन जब आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे होंगे तो उस सूरत में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चूँकि फ़िज़िक्स में सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हम सिंपल और आइडियल कंडीशंस ही कंसीडर करते हैं, इसलिए अर्थ को भी आपने क्या करना है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर करना है, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा, अब स्फीयर में आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। आप स्फीयर के इनसाइड भी जा सकते हो, स्फीयर से आउटसाइड भी जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थ को हमने यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया है। अब हम स्फीयर से अगर आउटसाइड जाएं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या बिहेवियर होगा, और अगर इनसाइड जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या बिहेवियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड के लिए देखिए, ये आपके पास है अर्थ, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। अच्छा, ये अर्थ से आप जा रहे हैं आउटसाइड, ये बाहर की साइड आप जा रहे हैं। अब ये कोई भी प्लेनेट मौजूद है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ में मौजूद है।
आप देखें कि ये प्लेनेट अर्थ से अगर इतने फासले पर इस साइड पे मौजूद है, अगर इस साइड के बजाय मैं अगर इधर ले लूँ, इसी तरह से इधर ले लूँ, इससे बाहर इस तरफ ले लूँ या इसके अंदर दूसरी तरफ ले लूँ, फासला तो सेम ही रह रहा है ना। तो फासला सेम रहने की वजह से इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा। यानी आप चूंकि अर्थ पर मौजूद ही नहीं है, आप टोटली अर्थ के आउटसाइड मौजूद है। इस अर्थ को जिसको आपने यूनिफॉर्म स्फीयर माना हुआ है, इससे टोटली आप आउटसाइड मौजूद है। तो इस सूरत में इस प्लेनेट या इस मून पे रहते हुए आपके लिए ये अर्थ जो है वो बिहेव करेगी एक पॉइंट मैस के तौर पर। यानी इस सूरत में आप अर्थ का सारा मैस कंसीडर करेंगे और सारे का सारा मैस आप कंसीडर करेंगे कि ये कंसनट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस सूरत में ये बिहेव करेगी एज ए पॉइंट मैस। बट अगर आप आउटसाइड के बजाय इनसाइड आ जाते हैं, मान लें कि यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, आप इस जगह के ऊपर। अब आप गौर से बात को समझिएगा कि ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मौजूद है, लेट अस से पी, यहाँ पे कोई पॉइंट मौजूद है। अब आप देखें तो इस सेंटर से मैं यहाँ तक आऊँगा, ये मेरे पास रेडियस बनेगा। यानी इस सूरत में ये वाला जो है ना, ये रेडियस कंसीडर हो रहा है बस। ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया ना, इसके अंदर अंदर जितना मैस है बस ये कंसीडर होगा, सारा आल मैस कंसीडर नहीं होगा। बल्कि इस रेडियस के अंदर जितना मैस इंक्लोज्ड है बस ये वाला मैस कंसीडर होगा। यानी कि इस सूरत में ओनली मैस विद इन द रेडियस ये इफेक्ट करेगा कि इसको ग्रेविटेशनल फील्ड को एट एनी पॉइंट इनसाइड, इस पॉइंट पे जो कि इनसाइड मौजूद है। और इस सूरत में जैसे जैसे आप बाहर आएंगे, यानी इस पॉइंट को आप जैसे जैसे आउटसाइड शिफ्ट करेंगे, तो वैसे वैसे आप सारी अर्थ को जो है वो अंडर कंसीडरेशन ले रहे। तो इस सूरत में फिर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे, तो चूंकि ज़्यादा रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा तो ज़्यादा मैस इंक्लूड होता जाएगा। तो ज़्यादा मैस जो है वो इफेक्ट करना शुरू करेगा किस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो उस सूरत में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू होगी टुवर्ड्स द सरफेस। यानी जैसे जैसे आप इनसाइड के बजाय आहिस्ता आहिस्ता सरफेस की तरफ आते जाएंगे। तो ये था कि अर्थ को जब आप यूनिफॉर्म स्फीयर के तौर पर कंसीडर करेंगे, तो आउटसाइड जाते हुए सारा मैस कंसीडर करना है और आपके पास ये पॉइंट मैस के तौर पर बिहेव करेगा। और जब आप इनसाइड द स्फीयर आएंगे, तो इनसाइड आप जिस पॉइंट पर मौजूद होंगे, उस पॉइंट के ऊपर जितना रेडियस आप का इक्लोज होगा, उसके अंदर अंदर जितना मैस होगा बस वो मैस आपकी फील्ड को इफेक्ट करेगा और बाहर की तरफ आते हुए वो इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसी चीज़ की प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन भी जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी इवन आप इसे लोग भी देख सकते हैं, जिसको हमने वो एफ जी इज इक्वल्स टू जी ए में अपॉन आर स्क्वायर की फाइव। यानी ये लास्ट पैराग्राफ वाली लाइंस की बात कर रहा हूँ, ये उसने आसान सी बातें है कि इसका मतलब ये है आउटसाइड द सरफेस जाते हुए ये रेडियली या आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने से मतलब इसकी यही है कि जैसे हमने देखा था कि फोर्स जो है ना वो आपके पास रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जस्ट उसके इन्वर्स के लॉ को भी फॉलो करते हुए वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात लिखी हुई है, होप कि आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, थ्योरी ही है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई थी। और लास्टली आप लोगों के सामने ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पता है और उस पॉइंट के उस ऑब्जेक्ट के मैस का पता है, तो मैस को जी से मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आपके पास उस जगह के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इसी को एफ इज इक्वल्स टू एम जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वो फोर्स जिससे अर्थ जो है या अर्थ जो है चीज़ों को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट्स का वेट कहते हैं। तो ये था आज का सारा लेक्चर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा है कि ये क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, और वो इमेजिनरी लाइंस का कंसीडर करना था, वो इमेजिनरी लाइंस की क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने देखा। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैथमेटिकली किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं। और जब आप इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो उसको कैसे आपने एक यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर करते हुए करना है। तो आउटसाइड जाएंगे क्या बिहेवियर होगा, इनसाइड जाएंगे क्या बिहेवियर होगा, ये आज के सारे लेक्चर का थीम था या इसकी समरी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम लोग ये वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इसी टॉपिक का 50.2 का 15.2.1 और 15.2.2, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये एक साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, वो जो लास्ट टॉपिक मैंने लास्ट लाइन्स आपको बताई हैं वो पढ़ें। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। आप लोगों से फिर इस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।